इसे मिनी संविधान कहा जाता है। 38वां संविधान संशोधन 1975 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसे क्या कहा गया? मिनी संविधान, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कहा गया। यानी संविधान का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जिसको ना संशोधित किया गया हो। अब इसके कौन कौन से प्रोविजंस थे, इस संशोधन में क्या क्या संशोधित किया गया? पहला लिखिए, इस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में, इस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान के पहले पैराग्राफ में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद और पंथनिरपेक्ष को जोड़ा गया और अंतिम पैराग्राफ में अखंडता को जोड़ा। यानी 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में जोड़े गए और ये प्रस्तावना का संशोधन पहली बार और आखिरी बार हुआ। उसके बाद कभी प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया गया। पहली बार और आखिरी बार 1976 में ही। ये अगर प्रश्न आए कि प्रस्तावना को पहली बार कब संशोधित किया गया, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए, और प्रस्तावना को आखिरी बार कब संशोधित किया गया, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब इसमें क्या है, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, लोकसभा और राज्य विधानसभा। लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल, लोकसभा और राज्य विधानसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया, 6 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। आमतौर पर ये जो पहले से व्यवस्था थी उसमें क्या था, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, राज्यसभा का भी भंग नहीं होगा, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, विधान परिषद का भी भंग नहीं होगा। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के जरिए, और ये प्रश्न एक बार नहीं हजारों बार पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधन पर, इस संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधन पर न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंधित कर दिया गया। न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंधित कर दिया गया। संशोधन को न्यायिक समीक्षा प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी स्पष्ट कर दिया गया कि संविधान संशोधन विधेयक को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, न्यायपालिका इसकी समीक्षा नहीं कर सकता। एक बार जो संसद ने संशोधित कर दिया वो पत्थर की लकीर है, उसको नहीं बदला जा सकता, न्यायालय भी इसको नहीं बदल सकता। ये क्या था, राज्य, ये उच्च न्यायालय, ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को कम करना था, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करना था। यानी
42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान का ऐसा कोई भाग नहीं था जिस पर प्रहार न किया गया। इसके पूरे ढांचे को नष्ट करने की कोशिश की गई। और आपको पता है कि यह संविधान संशोधन कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। यानी ये पूरा संशोधन का जो ड्राफ्टिंग किया गया था वो उन्हीं की समिति की सिफारिश पर किया गया। और स्वर्ण सिंह समिति बनाई क्यों गई थी? आमतौर पर तो हम ये जानते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं है। वो तो उनकी एक सिफारिश थी, बल्कि स्वर्ण सिंह समिति का गठन भारत में संसदीय प्रणाली की जगह राष्ट्रपति प्रणाली लाई जाए इसके अध्ययन के लिए किया गया। यानी इसमें क्या बता रहा है समिति, स्वर्ण सिंह समिति में स्पष्ट ये किया गया था कि संसदीय प्रणाली हो या राष्ट्रपति प्रणाली हो, श्रीमती इंदिरा गांधी का ये प्लान था, ये योजना थी कि भारत में राष्ट्रपति प्रणाली को लागू किया जाए। यानी जो व्यवस्था अमेरिका में है वही व्यवस्था भारत में लागू किया जाए। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने इसके विपरीत सिफारिश की और उन्होंने कहा कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली एक सफल शासन प्रणाली है और आगे भी हमें इसी व्यवस्था के साथ चलना चाहिए। उन्हीं की जो सिफारिश थी ना, उसी को बेस बनाकर इसको ड्राफ्ट किया। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन में यह स्पष्ट कर दिया गया कि संविधान संशोधन विधेयक न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होगा। यानी संविधान संशोधन विधेयक पर न्यायालय अपनी कोई राय नहीं दे सकता। नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रिपरिषद के सलाह को राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी होगा। राष्ट्रपति के सलाह को, ये सॉरी, मंत्रिपरिषद के सलाह को, मंत्रिपरिषद के सलाह को राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी होगा। यानी एक बार जो हम प्रस्ताव भेज देंगे आप उसे वापस नहीं कर सकते, आपको हस्ताक्षर करना ही होगा। मंत्रिपरिषद के सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। यानी एक बार जो प्रस्ताव जाएगा संसद के द्वारा पारित करके, उसे आप अस्वीकार नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। यानी आप शिक्षा, नेक्स्ट पॉइंट के शिक्षा, वजन और माप यानी वेट एंड मेजरमेंट, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन जैसे 5 विषयों को, न्याय का प्रशासन जैसे 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। राज्य सूची से समवर्ती, राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। ये बेसिकली पहले क्या था, पहले ये राज्य सूची में शामिल थे ये विषय, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को था। लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा ये सारे 5 विषय जो राज्य सूची में थे वो उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। और समवर्ती सूची में डाले जाने के बाद उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को मिल गया।
इस प्रकार राज्य की शक्ति को कम किया गया, राज्य को और कमजोर बनाया गया, विशेषकर विधान निर्माण के संदर्भ में राज्य को कमजोर करने की कोशिश की। नेक्स्ट लिखिए, अनुच्छेद 239 क के तहत अनुच्छेद 239 क के तहत लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को कुछ विशेष विवेकाधीन शक्ति दी गई, कुछ विशेष विवेकाधीन शक्ति दी गई। विशेष विवेकाधीन शक्ति दी गई। यानी ये 42वां संविधान संशोधन की कोशिश क्या थी? प्रधानमंत्री को अधिक से अधिक ताकतवर बनाना। भले राष्ट्रपति प्रणाली तो नहीं लाई गई, लेकिन प्रधानमंत्री को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाने की कोशिश थी। और इसी कोशिश में सारे संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का प्रयास किया गया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे संसद हो, हर संस्था पर प्रहार किया गया ताकि सत्ता को मजबूत बनाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी संशोधन के जरिए केंद्र को किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था के किसी भी गंभीर स्थिति, किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की किसी भी गंभीर स्थिति में निपटने के लिए कानून व्यवस्था की किसी भी गंभीर स्थिति में निपटने के लिए सशस्त्र बल तैनात करने का अधिकार दिया गया। सशस्त्र बल तैनात करने का अधिकार दिया गया। यानी किसी भी राज्य में केंद्र कानून व्यवस्था का आरोप लगाकर राज्य की स्थिति अच्छी नहीं है, इस तरह के आरोप लगाकर वहां पर आर्म फोर्स भेज सकती है। यानी राज्य की स्वायत्तता में दखलंदाजी की गई, राज्य की स्वायत्तता को कम करने की कोशिश की गई और केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने की कोशिश की गई। नेक्स्ट लिखिए, मौलिक अधिकार पर राज्य नीति निदेशक तत्व को प्रधानता दी गई। मौलिक अधिकार पर राज्य नीति निदेशक तत्व को प्रधानता दी गई। राज्य नीति निदेशक को मौलिक अधिकार पर प्रधानता दी गई। प्राथमिकता दी गई। कहने का कि राज्य नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाता है तो इसे स्वीकार करना होगा। यानी प्रायोरिटी किसको दी गई? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने से अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है
तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीति निदेशक तत्व को लागू होना चाहिए। यानी प्रायोरिटी किसकी दी, प्रायोरिटी किसको दी गई, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व को प्रायोरिटी दी गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसी संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर समिति की सिफारिश पर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में भाग 4A के तहत मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 निर्धारित किया गया। मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया। यह प्रश्न तो बहुत बार आता है। सबसे पहले तो यह आता है कि मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, कब ये शामिल किया गया, किस संविधान संशोधन के जरिए इसको शामिल किया गया, कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया, मौलिक कर्तव्य में कितने कर्तव्य निर्धारित किए गए, किस संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है। तो राज्य नीति निदेशक तत्व का ही हिस्सा है ये। राज्य नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है, तो ये किसमें है, भाग 4A में है। अनुच्छेद 50 क में है, सॉरी 51 क में है। तो इस प्रकार मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में स्थापित किया गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है। राज्य हर नागरिक से यह अपेक्षा करता है कि वो अपने मौलिक कर्तव्य का निर्वहन करे। इसमें 10 कर्तव्य निर्धारित किए गए, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के जरिए कर्तव्यों की संख्या में वृद्धि हुई और अभी कितने कर्तव्य हैं, 11 कर्तव्य। वर्तमान में 11 कर्तव्य निर्धारित किए गए और 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। तो ये किसकी सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐसा किया गया। अब आते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम और देखिए बेसिकली 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो लाया गया, 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में जो छेड़छाड़ की गई थी उसी को पैचअप करने के लिए ये अधिनियम आया। 42वां संविधान संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया, उन्हीं की सरकार के द्वारा किया गया था, जबकि 44वां संविधान संशोधन जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया। जब भारत के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई थे तो उनके कार्यकाल में 44वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ और जो एक तरह से डिस्टॉर्शन 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में हुआ था, उसी को कंपनसेट करने के लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया। और कई ऐसे प्रोविजंस थे जो 42वें संविधान संशोधन में किए गए थे, वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब इसका पहला पॉइंट लिखिए, 1978 पहला पॉइंट है
लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया था? 1 साल बढ़ाया गया था, 5 वर्ष कर दिया गया। पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। दूसरा प्रोविजन ये किया गया, देखिए यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को पुनः विचार के लिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को पुनः विचार के लिए एक बार लौटा सकता है। पुनः विचार के लिए एक बार लौटा सकता है, यानी एक ही बार लौटा सकता है। अगर वो विधेयक उसी रूप में फिर वापस आता है राष्ट्रपति के पास तो उनको हस्ताक्षर करना पड़ेगा। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के जरिए क्या किया गया कि एक बार भी नहीं लौटा सकते। एक बार प्रस्ताव पारित होने के उपरांत आपके पास जाता है तो आपको हस्ताक्षर करना ही होगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के जरिए इसमें यह बदलाव किया गया कि आप एक बार लौटा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में आंतरिक अशांति शब्द के बदले अशांति, आंतरिक अशांति के बदले सशस्त्र विद्रोह को आपातकाल का आधार बनाया गया। सशस्त्र विद्रोह को आपातकाल का आधार बनाया गया। यानी पहले आंतरिक अशांति के आधार पर आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू किया जा सकता, तो इसकी घोषणा की जा सकती थी। आपातकाल की अवधि एक बार में 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी। आपातकाल की अवधि 1 महीने में 6 बार से आपातकाल की अवधि एक बार में 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी। एक बार में 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी और मंत्रिमंडल के लिखित आदेश पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे और मंत्रिपरिषद के लिखित आदेश पर ही, लिखित सलाह पर ही, लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे। जबकि पहले स्थिति यह थी कि प्रधानमंत्री मौखिक रूप से भी राष्ट्रपति को कहेंगे कि आपातकाल की घोषणा कर दीजिए तो वो उनको करना पड़ेगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के जरिए व्यवस्था की गई कि मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, यानी वो सलाह रिटेन होना चाहिए, उसके बाद ही वो ऐसा कर सकते हैं। जब 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे। यह प्रश्न आ चुका है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। लेकिन अब जो व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की
फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट पॉइंट है, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा कर, मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर सिर्फ संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर सिर्फ संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, जिसे संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखा गया है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखा गया है। क 300 क या 300A के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस संशोधन अधिनियम के द्वारा, इस संशोधन अधिनियम के द्वारा आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। उनको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन 20 और 21 को आपातकाल के दौरान सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। 20 में दोष सिद्धि से अपराध के दोष सिद्धि से संरक्षण दिया गया है, और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जिसका 1975 में आपातकाल के दौरान सबसे अधिक उल्लंघन हुआ, सबसे अधिक उल्लंघन हुआ था। इसीलिए 44वें संविधान संशोधन के जरिए इन दो अधिकारों को आपातकाल के दौरान निलंबन के दायरे से बाहर कर दिया गया कि आपातकाल की स्थिति में अपराध के दोष सिद्धि के संदर्भ में, और दूसरा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी किसी को भी उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से या जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आज का क्लास कंक्लूड करते हैं। धन्यवाद।